इसमें बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या। देखो, सबसे पहला चीज है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन लाइक इटसेल्फ, अपने या अपनों जैसा नया उत्पादन देना, नया जीव को देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स लाइक इटसेल्फ क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मनुष्य के द्वारा मनुष्य के जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि होता कैसे है। तो अभी तक हम लोग पीछे का जो चैप्टर था उसमें पढ़ना था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल टाइप का होता है और एसेक्सुअल टाइप का होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका सेक्सुअल टाइप का होता है। सेक्सुअल टाइप, इसका क्या मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन मतलब नए ऑर्गेनिज्म का बनना विथ गैमिट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। वैसा रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे जिसमें गैमिट बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या बताया आपको, मनुष्य के द्वारा अपने जैसा नए इंडिविजुअल को बनाना, प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का होता है। सेक्सुअल टाइप का मतलब क्या होता है, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमिट फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपके मन में आएगा कि मनुष्य जो होता है वो क्या दिखाता है। तो यहाँ पर दो तीन चार शब्द जो है ना वो हम आपको धीरे धीरे यहाँ पर बता देते हैं। कुछ शब्द है, जैसे एक बात आएगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म कई जगहों पर ये आता है, इकोलॉजी में भी है थोड़ा सा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई का मतलब होता है दो और मॉर्फ मतलब रूप, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल के लिए, सेक्स के लिए, है ना। अर्थात वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दो तरह का एक्सटर्नल डिफरेंसेस नजर आता है इंडिविजुअल्स में, उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंस as male and female externally, या external appearance of male and female in a population, एक जनसंख्या में। तो ह्यूमन जनसंख्या जो होता है उसमें आप देखकर आराम से पहचान सकते हो कि कोई मेल होता है कोई फीमेल होता है। और ये जो डिफरेंसेस होता है वो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के कारण होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। तो वैसे एक्सटर्नल फीचर्स किसी इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनिज्म का, जिसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाता है। तो अगला बात यहां पर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या कहोगे, किसको बोलते, द एक्सटर्नल फीचर्स
external features which provide information about maleness और फीमेलनेस। ठीक है, मेलनेस या फीमेलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो देता है एक्सटर्नल फीचर्स, वैसे एक्सटर्नल फीचर्स को या कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये कंट्रोल किससे होता है? आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हॉर्मोन्स। और शायद आप जानते होंगे, आगे भी पढ़ाएंगे आपको, कि फीमेल में सेक्स हार्मोन अलग होता है, मेल का सेक्स हार्मोन अलग होता है। वो जो आपका जो सेक्स हार्मोन होता है वो ये बताता है कि कोई मेल है कि कोई फीमेल है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में वॉइस, आवाज। आप बोलते होंगे कि आवाज सुन के कहीं कोई पूछा कि अरे यार कोई जो फोन किया था या कोई आपसे बात कर रहा था वो मेल था कि फीमेल, तो बोलते हैं कि आवाज से तो देखने में लग रहा था कि वो मेल है या फीमेल है। तो वॉइस हो गया, फिर स्किन हो गया, स्किन को छुएंगे तो वो आपका पता लग जाता है। जो आपका मेल का होता है स्किन, वो कोर्स होता है, खुरदरा होता है, रफ होता है और कोर्स होता है, और थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है। जबकि फीमेल का जो होता है वो सॉफ्ट होता है स्किन, और क्या होता है, वो शाइनिंग होता है उस पे। तो आपका स्किन हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाएगा। प्लस वो आपका मोस्टक हो जाएगा। मोस्टक आप लोग समझते होंगे, मोस्टैक्स हो जाएगा। फिर बियर्ड हो जाएगा, दाढ़ी, मूछ। ठीक है, और क्या हो जाएगा? मेमरी ग्लैंड हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड्स हो जाएगा। फिर हिप रीजन हो जाएगा, कमर का क्षेत्र जो है वो देख के बताया जा सकता है किसी के बारे में कि वो मेल है कि फीमेल है। तो कई ऐसे हैं पहचान जिसको हम आराम से बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, क्या सेक्स ऑर्गन्स का पहले बात कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? वैसे सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं जो गैमिट के निर्माण और मैच्योरेशन में जुड़ा होता है। द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी which are responsible for formation and maturation of gametes called primary sex organ। फिर से बोल देते हैं, क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो क्या लिखोगे? वैसा ऑर्गन, द ऑर्गन्स, वैसा ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी which are responsible for, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, हमारा बॉडी क्या है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे टेस्टिस बोलते, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोलते? उसे ओवरी बोलते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और काम है, वो सेक्स हार्मोन्स भी देता है। तो यहां पर, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाकी जो होगा आपका पार्ट, उसको कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अर्थात जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो आपका किसके द्वारा होता है?
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम इसके द्वारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आज सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, क्योंकि कई ऑर्गन्स का ये बना होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स का बना होता है, अंग का बना होता है, इसलिए हम इसको सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बना होता है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दो तरह के ऑर्गन का बना होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही लोग जो है ना, आपको इसको लोग गोनड भी कह सकते हो। गोनड ऐसे बड़ा शब्द है, जो गैमिट बनाता है उस अंग को कहते हैं गोनड, तो कई लोग इसी को गोनड भी कह देते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। ये आपका काम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिट फॉर्मेशन कॉमा मैच्योरेशन along with सेक्स हार्मोन सिक्रीशन। सेक्स हार्मोन भी जो है ना समांतर, वो आपका गोनड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ही निकलता है। इसका उदाहरण अगर इसमें देख लें तो आराम से हो जाएगा। उदाहरण है टेस्टिस, देखो यहां पर प्लूरल है टेस्टिस, टीएस, टेस्टिस ऐसे कर सकते। अगर सिंगुलर का बात करेंगे तो TSTIS हो जाएगा। ये किसमें है बाबू, मेल में, इन मेल, और फीमेल में है ओवरीज, ये है फीमेल में, ठीक है। अब बात करते सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कॉमा कर लो, स्टोरेज ETC of gametes plus other functions of reproduction सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो दूसरे फंक्शंस हैं उसके लिए जिम्मेवार होता है, जैसे प्रेगनेंसी का वो साइट होता है, फर्टिलाइजेशन का साइट होता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आपका कई कामों को, दूसरे जो काम होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसको पूरा करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जबकि प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो आपका पूरा करता है किसको, करने वाला काम, और क्या करने वाला काम, वो मैच्योर करने वाला काम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ह्यूमन जो है ना वो उसमें होता क्या है, कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को देना, नए इंडिविजुअल्स को देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन के द्वारा अपने जैसा इंडिविजुअल को देना,
क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाएगा। फिर वहां पर और भी कुछ बात बोले थे, लेकिन ये आपका प्रमुख था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है उसका वो आपका दो प्रकार का आराम से अंतर बाकी के तुलना में होता है। पहला तो कि विविपेरस प्रकार का होता है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल प्रकार का होता है। आपके मन में आएगा कि विविपेरस का क्या मतलब है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम विविपेरस कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के रूप में या इंडिविजुअल के रूप में, उसे अपने बॉडी के अंदर पूरा करते हैं गेस्टेशन पीरियड के रूप में, और उसके बाद उनके जो बच्चा जो बाहर आता है या न्यू इंडिविजुअल जो बाहर आता है वो उनसे बर्थ के रूप में बाहर आता है, मतलब कि वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो फिर से बोले विविपेरस किसको बोलेंगे? वैसे ऑर्गेनिज्म को विविपेरस बोलते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अर्थात जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो कहां होता है? बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो इंटरनल होता है। तो ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? तो अगला पॉइंट होगा इन ह्यूमन बीइंग fertilization is internal. Reproduction is viviparous type. विविपेरस टाइप। तो नया शब्द है, एक इंटरनल है और एक विविपेरी है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल का क्या मतलब है? तो यूनियन ऑफ गैमेट्स इनसाइड बॉडी। अगर बॉडी के अंदर होगा क्या? यूनियन गैमेट्स का, फ्यूजन। यूनियन का मतलब यहां पर क्या है? फ्यूजन। यूनियन लिखो या फ्यूजन कर दो, फ्यूजन या यूनियन ऑफ गैमेट्स इनसाइड बॉडी, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और विविपेरस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड बॉडी विथ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्लासेंटा भी बनेगा और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भी बॉडी के अंदर होगा, तब बोलेंगे विविपेरस टाइप। तो ये सब पहला चैप्टर में था जानना ज्यादा, क्योंकि पहला चैप्टर आपको हटा दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग में तो आ सकता है कि किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल होता है? तो इंटरनल होता है मतलब बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि वो किस तरह के होते हैं, विविपेरी तरह का कि आपका ओविपेरस पेरी तरह का, कि आपका जो है ना ओवो विविपेरस तरह का। तो ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? विविपेरस तरह का होता है। और विविपेरस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर होता है और प्लासेंटा के निर्माण के साथ होता है, ठीक है। अब हम बात करते रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मेल में जो होगा उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम बात नीचे शुरू करते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, होता किसमें है? मेल में। ऑलरेडी आपका जो आपका किताब है, बुक है, उसमें तो है, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं कि फिलहाल बना के आपको जो है ना उसके बारे में कुछ बता दे। तो आप जो है ना थोड़ा सा एक फिगर देख लो, और उस फिगर, तो ये जो है ये आपका फिगर है एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल का, और उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका बात हम कर रहे थे। देखो यहाँ पर हम एक पेन लेते हैं, और पेन से आपको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर हम सबको डिनोट कर देते हैं। तो आप आराम से देखिए, सबसे पहले जो है ना ये है आपका ये बॉडी के निचले हिस्से में जो है ना एक लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो थैलानुमा रचना में पाया जाता है, और इस थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ये जो स्क्रोटम है, इसी स्क्रोटम में, इस थैलीनुमा रचना में जो है ना ये जो आपका ओवल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। साथ ही साथ इसको हम गोनड भी कह सकते हैं, चूंकि ये गैमेट को बनाता है। तो ये टेस्टिस जो आपको नजर यहाँ पर आ रहा था, ये आपका हो गया क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनड। अब देखो, इस टेस्टिस से ढेर सारी जो है नलियां निकलती है। टेस्टिस की संख्या कितना है? 2 है। एक टेस्टिस यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसलिए हम TESTIS लिखे। लेकिन अगर दोनों टेस्टिस का बात करेंगे तो TES हो जाएगा प्लूरल में, टेस्टिस। और ये बाहर में जो थैलीनुमा रचना होता है लटका हुआ जैसा, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, जिसके अंदर ये थैलीनुमा रचना के अंदर ये आपका टेस्टिस होता है। इसका महत्व क्या है? स्कॉटम क्या करता है? स्कॉटम का काम क्या है? फंक्शन क्या है? स्कॉटम क्या करता है? टेस्टिस के चारों तरफ का टेम्परेचर को इस पूरे बॉडी के तुलना में, ये जो बॉडी है, बॉडी के तुलना में इसके टेम्परेचर को यहाँ पर 2 से 3 डिग्री कम रखता है। अर्थात आपके डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है। अर्थात आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है, तो ये जो टेस्टिस है वो आपका मेल का, उसमें आपका टेम्परेचर जो है ना 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा? 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर होगा। जिसके कारण फायदा क्या होता है? 2 फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि स्पर्म जो है ना तेजी से बन पाते हैं, और दूसरा जो आपका फायदा होता है कि स्पर्म जो है ना वो आपका एक्टिव बने रहते हैं और डिजेनरेट कम होते हैं, कम टेम्परेचर रहने के कारण। ये स्कॉटम का काम था। तो स्कॉटम का पहला काम क्या हो गया कि टेस्टिस को रखना और उसके चारों तरफ के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के तुलना में 2 से 3 डिग्री कम करके रखना सेंटीग्रेड में। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। देखो बाहर में थोड़ा पीला जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, ये जो आपका पीला जैसा कुछ भरा हुआ जैसा आपको नजर आ रहा है, ये इसमें आपका एडिपोज टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू है ये क्या करता है? ये भी आपको कुशन जैसा या कंबल जैसा काम करता है, इसको चोट से बचाता है टेस्टिस को। फिर देखिए टेस्टिस के ये जो सटे हुए आपको जो कुछ नजर आ रहा है, एक फूला हुआ नली जैसा, ये रियली में काफी लंबा जो है ना आपका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है इपीडाइडाइमिस। इपीडाइडाइमिस जो होता है ना वो आपका वो काफी लंबा होता है। टेस्टिस से निकलता है आपका नली, और उस नली जो है ना जाके इपीडाइडाइमिस में आकर खत्म होता है, खुलता है। इपीडाइडाइमिस जो होता है वो आपका क्या करता है? स्टोरेज करता है। किसको? आपका स्पर्म जो निकलता है टेस्टिस से, उसको स्टोर करता है टेम्पोररी रूप में। ये इपीडाइडाइमिस जो होता है काफी लंबा होता है। इपीडाइडाइमिस के बारे में हम कुछ और बात बताना चाहेंगे। इपीडाइडाइमिस जो है ना वो आपका स्टोर करता है, और साथ ही साथ वो समय के साथ उसको बाहर भी निकालता है। यहाँ पर 2-3 बात दिमाग में रखिएगा कि इपीडाइडाइमिस का फंक्शन अगर आ जाएगा और काम आ जाएगा तो कितना होता है। तो फंक्शन जो है ना इसका आपको क्या पता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और ये होता कितना है? 2 पेयर, प्रत्येक टेस्टिस में एक टेस्टिस में एक इपीडाइडाइमिस हो गया, या अभी यहाँ पर एक इपीडाइडाइमिस देख रहे हैं, दूसरा टेस्टिस होगा उसमें भी एक इपीडाइडाइमिस ऐसे होगा। और इसकी जो लंबाई होती है करीब 6 मीटर तक होती है, काफी लंबा होता है ये। लेकिन देखो छोटा सा में जगह में ये क्या है? जमा हो गया है, एकदम एग्रीगेट हो गया है। करीब करीब 6 मीटर तक का ये लंबा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इपीडाइडाइमिस के बेस से देखिए एक निकला है नली।
दोनों टेस्टिस से एक एक नलियां बाहर निकलती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं बॉडी के अंदर। इस नली को हम बोलते, ये बहुत महत्वपूर्ण नली है, और इस नली का नाम है क्या? इस नली का नाम है भास डिफरेंस, या इसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर लेबलिंग कहाँ है, तो उसका लेबलिंग हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये है, देखिए, डक्टस डिफरेंसेस। एक है तो डिफरेंस है, और चूंकि दो है, ये दो की संख्या में जाता है नीचे से, चूंकि दोनों टेस्टिस से एक एक जो है ना भास डिफरेंसिया जाता है, डिफरेंस जाता है, और तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डक्टस डिफरेंसिया या भाषा डिफरेंसिया। ये क्या करता है कि जो इसमें स्पर्म स्टोर है इपिडाइडाइमिस में, बनने के बाद टेस्टिस में स्टोर नहीं रहता है, टेस्टिस से चला जाता है किसमें? इपिडाइडाइमिस में। 6 मीटर करीब होता है, इसमें स्टोर होता है टेम्पोररी। और जब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है तो इस डक्टस डिफरेंस के द्वारा ये ऊपर चढ़ता है, बाहर आता है। तो दोनों टेस्टिस में आपका एक एक जो है ना वो डक्टस डिफरेंस ऊपर निकलते हैं, जो यहां से स्पर्म को बाहर ले जाते हैं। ये जो डक्टस डिफरेंस है, आप सुनते होंगे, एक वैसेक्टॉमी होता है, ट्यूबेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी को हम क्या कहते हैं? महिला नसबंदी या फीमेल का ऑपरेशन करना। और सुनते होंगे आप, बच्चा न होने के लिए महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। और मेल में जो आपका ऑपरेशन किया जाता है बच्चा न होने के लिए, उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। तो ये जो वैसेक्टॉमी है, इसी को काटा जाता है। ये जो है आपको यहाँ पर काट के बांध दिया जाता है, या बिना काटे हुए इसको बांध देते हैं हम दोनों को। यहाँ पर जो ये छोर है ना, यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्कॉटन के ऊपर में जो है ना छेद करते, और यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है, या फिर यहाँ बांध देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? यहाँ पर बांध देने से फायदा क्या होता है कि जो स्पर्म है वो तो आपका टेस्टिस में बनता रहेगा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा। जब बाहर नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, टेस्टिस में ही बनेगा और समाप्त हो जाएगा, इपिडाइडाइमिस में आएगा, लेकिन भास डिफरेंस से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, डक्टस डिफरेंस से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, जिसके चलते फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी सब कुछ होगा, लेकिन बच्चा नहीं रह पाएगा। तो ये जो बच्चे, ये जो सुनते होंगे कि मेल का ऑपरेशन होता है बच्चा न होने के लिए, तो वो ऑपरेशन किसमें किया जाता है, क्या किया जाता है? तो ये जो डक्टस डिफरेंस है या भास डिफरेंस जिसको बोलते हैं, इसको काट दिया जाता है, ठीक है। और काट के अलग अलग दोनों को बांध दिया जाता है, या इसको हम लोग क्या करते हैं, बिना काटे हुए बांध देते हैं। तो ये हो गया आपका वैसेक्टॉमी का बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है, अब ये जो है ना, ये नली आगे जाती है। ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो रचना नजर आ रहा है, ये रचना है, ये आपका क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें यूरिन स्टोर होता है। और ये जो ऊपर में देखिए एक नली, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये नली है यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? किडनी ऊपर में होता है, ये प्रत्येक किडनी से एक एक यूरेटर आता है, और अब क्या करता है, वो आपका यूरिन को लेकर इस यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, वो यूरिन को स्टोर करता है। ये जो आपका डक्टस डिफरेंस बोल रहे थे, या भास डिफरेंस जिसको बोल रहे थे, वो देखो इस तरह से घूम रहा है। ये जो है ना, ये इस तरह से इसको घूमते हुए इसको पार हो रहा है ऐसे, ठीक है। हम पहले थोड़ा और इसको साफ कर देते हैं कि कहीं पर कंफ्यूजन ना हो आपके पास। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर बता दिए हम। अब हम बढ़ रहे थे इसमें, बढ़ रहे थे ये आपका भास डिफरेंस में या डक्टस डिफरेंस में। देखो ऐसे घुमा है, ऐसे घूम के आया है। यहां पर दो को नली आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों, ये जो नली जैसा नजर आ रहा है, उसमें ये नली नहीं है, बल्कि ये जो देखो, जिसको हम यहाँ पर लेबलिंग कर रहे हैं, या जिस पर हमारा वो अभी चल रहा है कर्सर, ये जो कर्सर चल रहा है ना, ये है सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेल का। तो प्रत्येक आपका जो भास डिफरेंस आया है, उसके साथ एक सेमाइनल वेस्किल जुड़ा होता है। तो एक और आएगा, दो आएगा, एक तो एक को हम दिखा रहे हैं, एक और आएगा होगा, वो दोनों के साथ एक एक सेमाइनल वेस्किल हो गया। अब ये आकर दोनों आपस में मिल जाता है, लेकिन उसके पहले यहां पर देख लीजिए, ये जो है आपका यहां तक भास डिफरेंस है। ये भास डिफरेंस देखिए, ये इसका भास डिफरेंस का ये ओपनिंग है, देखिए ये ओपनिंग जो है ना भास डिफरेंस का है। और इधर से कौन खुल रहा है? ये खुल रहा है सेमाइनल वेस्किल। दोनों आकर मिल गया एक साथ। मिलने के बाद ये जो रीजन नजर आ रहा है आपको, ये
इसको हम दूसरे रंग के पेन से करते हैं, दूसरे रंग के पेन से आपको कर देते हैं। देखिए ये जो नजर रीजन आ रहा है, ये रीजन जो नजर आ रहा है आपको, ये रीजन है इजैकुलेटरी डक्ट, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी जो डक्ट होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में समझ लीजिए। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कुछ हद तक पिचकारी जैसा काम करता है, मतलब फोर्सफुली वो जो इधर से स्पर्म आ रहा था, किधर से, वाज डिफरेंस से, और ये जो सेमाइनल वेसिकल है उसका सिक्रीशन होता है, दोनों मिलकर यहाँ पर स्टीमेन बन जाते हैं। उन दोनों को फोर्सफुली जो है ना इसमें डाल देता है, यूरेथ्रा में। ये देखिए ये जो है आगे का रीजन, ये यूरेथ्रा है, ये जो रीजन है ये यूरेथ्रा है। इधर से देखिए यूरेथ्रा में दो नली खुल रहा है, एक तो इधर से आ रहा है किसका, इजैकुलेटरी डक्ट का, और इधर से देख लीजिए, इधर से आपका आ रहा है, थोड़ा मिटा देते हैं हम, साफ कर दे पहले इस सबको, हाँ साफ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक तो इधर से आ रहा है किसका, इजैकुलेटरी डक्ट का, जिसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं। एक और नली आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, एक और नली हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी दिखाते हैं। एक और नली को दिखाना चाह रहे हैं। ये जो नली है, ये जो नली आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये नली है आपका यूरिनरी ब्लाडर से खुल रहा है। देखो यूरिनरी ब्लाडर से यूरिन को लेके आ रहा है और दोनों मिलकर एक हो जा रहा है। दोनों मिलकर जो है ना एक साथ क्या कहलाते हैं, यूरेथ्रा कहलाता है। ये जो एक नली कॉमन आपको नजर आ रहा है वो यूरेथ्रा है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखो ये चारों तरफ जो है कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ये जो इलाका नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाका है दोनों साइड में। मतलब इजैकुलेटरी नली था ये वाला, ये ग्रीन से जो दिखा रहे थे, और इधर से जो ना दिखाए थे आपको, ये था आपका क्या, ये था ओपनिंग है किसका, यूरिनरी ब्लैडर का। ये दोनों आपस में मिलकर एक नली में बदल जाते हैं और दोनों के चारों तरफ जो है ना एक डक्ट, इस डक्ट के चारों तरफ जो है ना एक थैलीनुमा रचना होता है, जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, और उस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना वो आपका इजैकुलेटरी नली और किसका, ये जो यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग है, दोनों को जहां पर दोनों मिलते हैं उसको चारों तरफ से ढक के रखता है, चारों तरफ से घेर देता है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद आपको हम दूसरे रंग के पेन से दिखाते हैं। यहां से देखिए ये नली जो है वो निकल के आगे बढ़ रहा है। ये आगे जो बढ़ रहा है ये सब यूरेथ्रा कहलाएगा। यूरेथ्रा जो है ना देखिए एक ब्लू जैसा रंग का नजर आ रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पेनिस। ये जो आपको इसमें ग्रीन ये ब्लू टाइप का जो नजर आ रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होता है फैला हुआ, जिसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये सब जो है ना स्पेस होता है, और भी है कॉर्पस कैवर्नोसम। ये जो है कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये क्या है, यहाँ पर स्पेस होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें ब्लड भर जाता है तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेट हो जाता है या ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। और बीच में जो नली जैसा नजर आ रहा है पूरा यहां से वहां तक एक रंग का आपको नजर आ रहा होगा, ये जो नजर आ रहा है ये नली है आपका, ये नली जो नजर आ रहा है पूरा, इसका नाम है यूरेथ्रा। तो और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोले थे, ये पेनिस था। पेनिस के अंदर एक नली है जिसका नाम है यूरेथ्रा। देखो यहां से सिंगल हो जाता है सब कुछ, ये जो यूरेथ्रा है ना ये सब यहां से सिंगल हो जाता है, पेनिस भी सिंगल है, उसके पहले सब जो है ना दो दो है। इसको छोड़कर यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, वो तो आपका एस्केटिस सिस्टम का बात है। बाकी सारे के सारे जो है ना वो आपका डबल होते हैं, ये सब डबल डबल, भाज डिफरेंट डबल है, हाँ सेमानल वेसिकल डबल है, ठीक है। आपका इजैकुलेटरी नली जो है ना वो भी आ गया इसमें, और उसके बाद जो ये आपका है पूरा का पूरा वो सिंगल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर जब हम आते हैं पेनिस में, तो पेनिस का अगला जो हिस्सा होता है वो स्वेलन होता है, जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में एक मूवेबल फोल्ड होता है, चमड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको प्रीप्यूस कहते हैं, जो मूवेबल होता है, ऊपर जा सकता है और नीचे उतर सकता है, इस पे ढक के इसको रखता है।
तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2-3 चीज आपको दिमाग में रखना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कह रहे थे? टेस्टिस में। वो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर एक थैला में पाया जाता है जिसको स्कॉटम कहते हैं। इससे निकलता है कई नलियां निकलती हैं, वो नलियां आपस में जुड़कर इपिडाइडाइमिस बनाती हैं। इपिडाइडाइमिस का काम क्या है? टेम्पोररी स्टोर करना स्पर्म को। और इपिडाइडाइमिस के बेस से जो है ना एक नली ऊपर जाता है जिसका नाम है भास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। इसकी संख्या भी 2 है। ये सेमाइनल वेसिकल के नली के साथ मिलकर क्या करता है? खुल जाता है अंततः किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग के साथ आकर मिल जाता है। दोनों का 2 आकर मिलेगा यहाँ पर इसके साथ, और मिलकर एक नली में बदल जाता है जिसका नाम है क्या? यूरेथ्रा। इस पूरे नली का जो कि पेनिस के अंदर है इसका नाम है यूरेथ्रा। अब इसमें ग्लैंड कितना है? तो पहला ग्लैंड तो हो गया यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट है। और जस्ट यहाँ पर जहां पर पेनिस जुड़ा हुआ है वहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। यहाँ पर ये जो रीजन है ना, हम आपको थोड़ा सा लेबलिंग करना चाहेंगे, स्पॉट बनाना चाहेंगे आपको, हम दिखाते हैं। ये जो रीजन है ना यहाँ पर, ये रीजन जो है आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो रीजन है ना ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का है। ये रीजन, ये आपका रीजन जो है ना ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का है। दोनों साइड में, इधर भी होगा और इधर भी होगा यूरेथ्रा के। जहां पर पेनिस जो है ना बॉडी के साथ जुड़ता है ना करीब करीब वहीं पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने ग्लैंड्स होते हैं? 3 ग्लैंड्स है प्रमुखतः। पहला है सेमाइनल वेसिकल, 2 गो होगा। दूसरा है प्रोस्टेट जो कि 1 है, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल जो कि 2 है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ जाते। प्रोस्टेट हो गया, कॉपर ग्लैंड बोलते, या बल्बो यूरेथ्रल इसको बोलते। या तो इसका नाम है क्या? कॉपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहां पर आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप आराम से पूछ सकते हो। है वो स्ट्रक्चर, आपका क्वेश्चन जो अगला आता है वो आता है टेस्टिस के स्ट्रक्चर से। ठीक है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको हम यहां पर दिखाना जो चाह रहे हैं वो देखिए। आप देखिए ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है रियली में। अगर मान लीजिए और ज्यादा आपको समझ में दिक्कत हो रहा होगा वहां पर उस फिगर से, तो इस थोड़ा सा जो है ना ब्रॉड किया हुआ है। टेस्टिस का सबसे बाहर में स्कॉटम हो गया, और देखो टेस्टिस जो है ना स्कॉटम से सिर्फ एक ही जगह पर बेस पे जुड़ा होता है जिसका नाम है गुवर्नाकुलम। टेस्टिस जो है ना ओवल अंडल स्ट्रक्चर है, जिस वो आपका अति से घिरा होता है, वो लेयर से घिरा होता है, उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है ना एक लेयर है जो कि आपका घेर के रखता है टेस्टिस को। उसके ऊपर में जो है ना थोड़ा सा आप सिलोम का पार्ट आ जाता है जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके अंदर में देखिए कई जो है ना वो क्या है, खाना जैसा बना हुआ है। होता क्या है रियली में कि ये जो डॉर्सल रीजन होता है टेस्टिस का, वो उससे उस ट्यूनिका अल्बुजिनिया का एक लेयर जो है ना अंदर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड होता है, घुसता है अंदर की तरफ, और इसको कई जो है ना खाना में बांट देता है, कई लोब्स में बांट देता है, जिसको हम छोटे छोटे चूंकि होता है काफी, इसलिए इसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। तो अंदर से जो टेस्टिस होता है करीब 200 से 300 लोब्यूल्स में बटा होता है, और प्रत्येक लोब्यूल्स में एक से जो है ना आपका 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किडनी में कितना होता है आप आराम से अंदाज लगा सकते हो। एक टेस्टिस में 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, जिसमें 1 to 4 जो है ना वो आपका क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है, और वहां से स्पर्म जो है ना वो आपका एक जगह पर आके ओपनिंग में खुलता है। उस ओपनिंग को कहते हैं, एक जगह पर पूरे छिद्रदार जो है ना स्पॉन्जी स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको रीड टेस्टिस कहते हैं। इससे जो है ना नली बाहर निकलता है जिसे हम इपिडाइडाइमिस कहते हैं। ठीक है, इपिडाइडाइमिस हो गया। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे थे किसके बारे में, ये टेस्टिस के रीड टेस्टिस क्या है, ओपनिंग जो होता है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक जगह पर, वहां पर पूरा पोरस जो है ना एरिया नजर आता है, इसी को बोलते हैं रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस से पतली पतली नलियां जो है ना वो बाहर निकलती हैं जिनको भाषा इफ्रेंसिया बोलते हैं।
कुल एक टेस्टिस में 10 से 20 जो है ना आपका भाषा इफ्रेंसिया होता है। भाषा इफ्रेंसिया जब खुलता है तो एक आपका करीब 6 मीटर का नली नुमा रचना होता है जो उलझा हुआ ऐसे होता है, उसका नाम है इपिडाइडाइमिस, जो वहां पर हम आपको स्वेलन रूप में दिखाए थे, और इसी से फिर भाषा डिफरेंस ऊपर जाता है। तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल डिटेल है। लेकिन रियली में एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये फिगर हिस्टोलॉजी का जब आएगा, टेस्टिस का हिस्टोलॉजी जब देगा तो ये फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद रहे तो इसके ऊपर में जो फिगर अभी हम बताए थे उसको भी आप बना सकते हो। ये है स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिस। इसमें ये जो आपको ये गोल गोल जो नजर आ रहा है, अभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको हम दिखाए, यहाँ पर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखा रहे थे लोब्यूल के अंदर, ये जो पतले पतले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उन्हीं को वहां पर हम दिखा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में काट के दिखा रहे हैं। तो इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा नजर आता है। हिस्टोलॉजी है ये। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू का स्टडी टेस्टिस के। उसमें जो है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसा है, देखो ये यहाँ पर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और उसके बीच में कुछ सेल्स भरे हुए हैं जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो आपका है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर बनता है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, जिससे फिर स्पर्मेटिड्स बनता है और उससे स्पर्म बनता है। सबसे जो बीच में सेंटर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका कुछ टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, ये इसका नाम है क्या? स्पर्म। ठीक है, तो सबका लेबलिंग किए हैं, आराम से आप यहाँ पर देख सकते हो। सर्टोली सेल्स और एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। सबसे जो अंदर का जो ये सेल्स का लेयर है इसका नाम है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये दोनों आपस में मिलकर जर्मिनल सेल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम या लेयर का निर्माण करते हैं। और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं उसका आपका संख्या 1 से 3 लेयर में होता है। ये इसको हम लोग मदर सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? डिवीजन करता है। डिवीजन करके क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स बनाता है। सेकेंड लेयर वाला जो लेयर है वो है स्पर्मेटोगोनिक सेल्स का। स्पर्मेटोगोनिक सेल्स जो है ना उसमें भी माइटोसिस होता है और उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स भी कैसा होता है? 2n होता है। ये सारे के सारे 2n है, डिप्लॉयड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस होता है। जब मियोसिस होता है तब ये बदल जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स अंततः जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है स्पर्मेटिड सेल में। हाँ, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और स्पर्मेटिड सेल में कंप्लीट वो आपका बदल जाता है। स्पर्मेटिड सेल जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन करके वो स्पर्म में चेंज हो जाता है। तो स्पर्म जो है ना सबसे अंदर का आपका ये सेल है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि मूवेबल होता है। तो ये आपका है हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। तो जो क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, तो इस फिगर को बनाना होगा। इसके पहले जो ऊपर वाला फिगर है अगर मन है तो उसको भी बनाएंगे और नहीं तो फिर इसको केवल बना के उसको क्या करेंगे? डिस्क्राइब कर देंगे। बोलिए तो आराम से आप कर सकते हो कि ये यूनिट ऑफ टेस्टिस है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? टेस्टिस का। वो आपका क्या काम करता है भाई वहां पर लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि इसका जो जर्मिनल लेयर होता है वो दो सेल्स का बना होता है। एक सर्टोली सेल्स होता है, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होता है। फिर अगला बात क्या लिखोगे? अगला बात यहाँ पर लिखोगे कि ये जो होता है आपका जो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके बीच में जो है ना कुछ इंडोक्राइन सेल्स भरे होते हैं जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होता है इसका नाम है इंटरस्टिशियल। इंटर मतलब बीच में, हाँ, स्टिशियल मतलब स्पेस, क्योंकि बीच में ये भरा हुआ होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसको खोजा था लिडिक साहब ने, इसलिए इसका नाम है लिडिक सेल्स। ये क्या काम करता है? तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का खोज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको वो यही से सिक्रीट होता है। किससे? इंटरस्टिशियल सेल से। हाँ, कौन सा हार्मोन?
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है या मेल सेक्स